दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए रोजाना करंट अफेयर जर्नल से रिलेटेड ये वीडियो, जिसमें मैं डिस्कस करता हूं कि किस तरह से आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रिपरेशन कर सकते हैं और अपने को अटेम्प्ट करके अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप यूटिलाइज करिए प्रिपरेशन के रूप में और चेक करिए आप कितने क्वेश्चन के आंसर सही कर पा रहे हैं, और वीडियो के एंड में आप अपना स्कोर जरूर मेंशन कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट के साथ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हार्बेस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस क्या है, इसके रिगार्डिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और आपके पास ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है, और इसके नीचे ये थर्ड स्टेटमेंट है। ये तीन स्टेटमेंट आपको दे दिए गए हैं। तीनों स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको ये बताना है कि ये जितने भी स्टेटमेंट है इनमें करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, ये आपको बताना है। ये आपके पास ऑप्शन है। तो पहले फर्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं। द कोर्ट कैन इशू एन ऑर्डर टू ए पर्सन हु हैज डिटेन अनदर पर्सन टू प्रोड्यूस द डिटेनी बिफोर इट। यानी कि यहाँ पे जो आपसे बोला जाए हैबियस कॉर्पस की जो मीनिंग है, इसका मतलब ये है कि एक इंसान जब दूसरे इंसान को डिटेन करता है, यानी कि बंदी बना के अपने पास रखता है, उसके बारे में ये बोला जा रहा है। यानी कि कोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर होता है जिसमें किसी को ये परमिशन मिल जाती है कि किसी दूसरे इंसान को बंदी बना करके अपने पास रख सकता है और उसे बाद में वो कोर्ट के सामने उसे प्रोड्यूस करेगा, उसके सामने उसे प्रस्तुत करेगा। और ऐसा काम मेनली जो करते हैं वो पुलिस वाले या फिर कोई और जो भी ऑफिशियल पर्सन होते हैं वो करेंगे, ऐसा बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट में। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है बोथ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट अंडर द आर्टिकल 32 कैन इशू रिट्स ऑफ हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस के बारे में बोला जा रहा है कि इसके रिगार्डिंग में जो रिट इशू कर सकते हैं वो आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट भी और साथ के साथ हाई कोर्ट भी, ये दोनों ही इसके रिगार्डिंग में रिट जारी कर सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 32 में ऐसा मेंशन। थर्ड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है द रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस कैन ओनली बी इशू अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल। यानी कि ये जो रिट जारी होगा ये सिर्फ प्राइवेट इंडिविजुअल यानी किसी निजी पर्सन के अगेंस्ट में ही जारी होगा, ये आपसे बोला जा रहा है थर्ड स्टेटमेंट में। ये तीन स्टेटमेंट हो गए। अब तीनों स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको बताना कि करेक्ट आंसर इसका क्या है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, और लास्ट ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए। अब डिटेल में जान लेते हैं हैबियस कॉर्पस क्या है। हैबियस कॉर्पस की अगर हम बात करें, ये एक लैटिन टर्म है। ये आपकी पॉलिटी जो आपका सिलेबस का पार्ट है पॉलिटी, वहां से ये क्वेश्चन आपके लिए उठाया गया है। ठीक है, जिसकी मीनिंग ये होता है कि टू हैव द बॉडी ऑफ, इट मीन्स किसी और को आप अपने पास बंदी बना करके या बंद करके अपने पास रखते हैं, और फिर बाद में डेट कैन बी इशू टू द पर्सन। यानी कि हैबियस कॉर्पस क्या है, एक तरह से रिट है, एक ऑर्डर है कोर्ट की तरफ से किसी भी पर्सन को, किसी भी ह्यूमन बीइंग को आप बंदी बना करके अपने पास रखेंगे। ठीक है, ये एक तरह से कोर्ट का ऑर्डर होता है। और फिर बाद में जो भी डिटेन कर रहा है, ठीक है, जो डिटेनी है वो बाद में लेटर क्या करेगा, इसे प्रेजेंट करेगा कोर्ट के सामने। ये कोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर होता है, और फिर कोर्ट एग्जामिन करती है कि भाई इसकी कॉज क्या है, कि आपने जो इसे बंदी बनाया उसका लीगल डिटेंशन है या इलीगल तरीके से। यानी कि आप किसी और को भी जबरदस्ती बंद करके नहीं रख सकते, बल्कि कोर्ट के विद परमिशन ही आप काम कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है आपसे, ये इसलिए पूछा जा रहा है कि 2019 में जब हमारी कंट्री में JNK वाला जो पोर्शन है, जो JNK पहले स्टेट हुआ करता था, अब JNK को दो यूटी डिवाइड कर दिया गया है। एक JNK यूटी और सेकंड यूटी आपके लिए बना दी है लेह एंड लद्दाख जो यूटी है। ठीक है, लेह और लद्दाख जो यूटी आपके लिए बना दी गई है, वहां इन दोनों को जब दो यूटी में कन्वर्ट करना था तो वहां के जो लीडर्स थे उनको होम डिटेंशन किया गया था। और ये कैसे किया गया था, विद परमिशन ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को की परमिशन के बाद ही ये काम कर सकते हैं, बिना इसकी परमिशन के काम नहीं कर सकते थे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक तरह से ये प्लान किया था और इस प्लानिंग के तहत उन लोगों को अंदर किया था। इस वजह से ये टर्म जो है हैबियस कॉर्पस, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे तो ये पॉलिटी का है, बट पॉलिटी यानी कि जनरल स्टडी को किस तरह से करंट अफेयर्स के साथ अटैच किया गया ये आपको ध्यान रखना है। तो इट मींस ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट। तो सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के बारे में मेंशन था कि दोनों आर्टिकल 32 के अंदर आते नहीं। रिट जो जारी करना है अगेंस्ट डिटेंशन के रिगार्डिंग में वो होता है, सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल 32 हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है।
अगर हम हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट के लिए आर्टिकल 226 है, ठीक है। अब आपको ये याद रखना है कि जब भी हाई कोर्ट की बात हो तो आपको 226 याद रखना है, सुप्रीम कोर्ट की बात हो तो आर्टिकल 32 याद रखना है। अगर हम बात किसी भी हैबियस कॉर्पस की अगर हम बात करते हैं, यानी कि जिसके अंदर क्या होता है, किसी को भी आप अपने अंदर बंद करके रख लेते हैं, बंदी करके रख लेते हैं। जैसे पुलिस वाले क्या करते हैं, किसी को लॉकअप में या किसी को होम डिटेन करके किसी भी तरीके से उसे बंद करके जब रखते हैं तो विद परमिशन ऑफ कोर्ट के ये काम कर सकते हैं। तो सेकंड स्टेट हमारा गलत हो गया। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के लिए, आर्टिकल 226 हाई कोर्ट के लिए। अच्छा, उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। थर्ड स्टेटमेंट ये बोला गया था कि ये जो हैबियस कॉर्पस है ये सिर्फ प्राइवेट इंडिविजुअल ही जारी होता है, नहीं, ये प्राइवेट इंडिविजुअल के साथ साथ पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट भी जारी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ ये जो जारी होगी सिर्फ प्राइवेट अथॉरिटी के ऊपर होगी, प्राइवेट के साथ साथ ये पब्लिक अथॉरिटी दोनों के अगेंस्ट में जारी होगी। तो आप ये बोल सकते हो कि थर्ड स्टेटमेंट जो हो गया वो हमारा नॉट करेक्ट है, यानी कि गलत हो गया। बाकी रिट के बारे में आप जान सकते हैं, रिट जो जारी होता है उसका मेन काम ये होता है कि ये चेक करना होता है कि ये जो डिटेंशन है ये लॉफुल है या लॉफुल नहीं है, ये चेक करना हो गया। उसके अलावा ये चेक करना कि जो भी अथॉरिटी इसे ये एक्टिविटी कर रही है कि वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है या नहीं, ये चेक करना है। फिर डिटेंशन ये भी चेक करती है कॉम्पिटेंट कोर्ट ये काम कर सकती है नहीं कर सकती, कर रही है। तो और फिर उसके बाद ये भी चेक किया जाता है कि जुडिसिक्शन जो उसका एरिया होता है उससे बाहर तो नहीं है। तो इस तरह की चीजों को चेक किया जाता है जब वो कोर्ट के सामने प्रेजेंट उसे किसी को किया जाए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, जिसे शॉर्ट में PMI भी आप बोल सकते हो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स के बारे में ये क्वेश्चन है आपके लिए, और ये है आपका फर्स्ट स्टेटमेंट और ये है आपका सेकंड स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट बोला जा रहा है PMI इज इंडिकेटर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ओनली। PMI जो एक तरह से इंडिकेटर आप इसे बोल सकते हो, और ये जो इंडिकेटर है बिजनेस एक्टिविटी का सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चर एक्टिविटी जो होती है हमारी कंट्री में उसको मॉनिटर करती है ये। और सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है PMI इज यूजली रिलेटेड टू बाई एनुअली। बाई एनुअली का मतलब है कि भी साल में 2 बार, यानी कि ये बोल सकते हो कि 6 मंथ्स में ये इंडेक्स हमारे सामने आ जाती है, मतलब साल में बार, या फिर आप कह सकते हो हर 6 महीने में एक बार ये रिपोर्ट पब्लिश होती है। तो 2 ये स्टेटमेंट आपको दे दिए गए और आपके पास ये कुछ ऑप्शन है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड में आपसे बोला जा रहा है कि सेकंड ऑप्शन यानी बी में सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर हम डी ऑप्शन की बात करें तो इसमें बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मींस ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी है। डी का मतलब ये दोनों ही स्टेटमेंट आपके लिए गलत है। चलिए आप डिटेल में बात करते हैं ये परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स होता क्या है। अगर मैं परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स की बात करूं तो ये हमारी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ पब्लिक सेक्टर की जितनी भी एक्टिविटी होती है, बिजनेस एक्टिविटी, उसको इंडिकेट करने के लिए, यानी कि उसको चेक करने के लिए कि किस तरह का प्रोग्रेस है, इसलिए ये प्रोड्यूस की जाती है। तो यानी कि ये हुआ जो स्टेटमेंट 1 में आपको बोला गया था कि ये सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए नहीं, मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ ये सेक्टर के लिए भी। इट मींस ये हुआ कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमारा हो गया वो क्या हो गया, नॉट करेक्ट हो गया, गलत हो गया। अब हम बात करें सेकंड स्टेटमेंट की, तो इसमें आपसे बोला जा रहा है कि PMI इज यूजली रिलेटेड टू एट स्टार्ट ऑफ एवरी मंथ, यानी कि जब भी कभी किसी महीने का स्टार्ट होता है उससे पहले ये इंडेक्स को प्रेजेंट किया जाता है। यानी ये बोल सकते हो कि साल में ऐसा 12 टाइम्स हो जाता है, 12 मंथ से, यानी कि 12 टाइम्स ये प्रोड्यूस किया जाता है। जबकि क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया था कि बाई एनुअली होता है। बाई एनुअली का मतलब महीने, साल में 2 बार, साल में 2 बार नहीं होता बल्कि साल में कितनी बार होता है, ये साल में 12 टाइम्स हो गया, ईच मंथ होता है ये, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट का नॉट करेक्ट यानी कि गलत हो गया। अच्छा, अब थोड़ा सा ये बात कर लेते हैं एक्चुअल में ये PMI होता क्या है, इसके बारे में अगर आपको जाना है तो ये करंट और फ्यूचर बिजनेस कंडीशन को ये किसी भी कंपनी का डिसीजन मेकिंग एनालिटिक करना और इन्वेस्टर को एक तरह से व्यू पॉइंट पहुंचाने के लिए कि भी कि एक्टिविटी चल क्या रही है, हमारी इकोनॉमी में क्या कंडीशन है। अगर हम बात करें सेकंड सेक्टर यानी कि प्रोडक्शन सेक्टर की, और थर्ड सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर में क्या चल रहा है, उसका एक खाका तैयार हो जाता है, एक आइडिया लग जाता है कि इन्वेस्ट कहां करना है, क्या करना है। तो एक तरह से आप ये कह सकते हो, एक तरह से एक गाइडलाइन मिल जाती है हमारी जो भी इन्वेस्टर या एनालिटिक्स वो करते हैं, जो डिसीजन मेकर है किसी भी कंट्री के किसी भी सेक्टर को लेकर के। सेक्टर का मतलब यहाँ पे 2 सेक्टर है, एक आपके लिए सर्विस सेक्टर, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो इनसे रिलेटेड जो लोग जुड़े हुए हैं इन्वेस्टर वगैरह, उनको आइडिया लग जाता है कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है।
तो करेक्ट आंसर आपका डी हो गया, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट आपको गलत दे दिए गए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू बाल गंगाधर तिलक कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन में आपको बाल गंगाधर तिलक से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं। अब आपको ये बताना है कि भी कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और नीचे ये सेकंड स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है द इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो शॉर्ट में INC भी बोला जाता है, was headed by the Tilak when the Lucknow Pact was signed in 1916। 1916 में जब लखनऊ समझौता, ठीक है, साइन किया गया था, तब वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के हेड थे। ये आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर। और सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है ही फाउंडेड द डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी इन 1884, यानी कि 1884 में बाल गंगाधर तिलक जी ने क्या किया था, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी का स्थापना की थी। ये आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट में। तो ये दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि भी करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ये आपको चूज करना है इसके अंदर। फर्स्ट ऑप्शन में ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ वन, ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू। इट मींस ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके, और हाँ वीडियो को लाइक जरूर करिए भाई, लाइक नहीं करते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए आंसर बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर सी है आपका। सी का मतलब ये है कि ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अब डिटेल में बात कर लेते हैं बाल गंगाधर तिलक की। आपको याद होगा जब बंगाल का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, यानी कि पार्टिसिपेशन हो रहा था, यानी कि दो भागों में से जो बांटा जा रहा था 1905 के आसपास, तो एक आंदोलन काफी पॉपुलर हुआ था, बंग बंग आंदोलन। तो उसमें लाल बाल पाल की तिकड़ी तैयार की गई थी, जिसके अंदर लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अपने बाल गंगाधर तिलक। तो ये लाल बाल पाल ने काफी मतलब इस तरह से इन्होंने इसको प्रोटेक्ट किया था। इन्होंने बोला था कि ये हमारे बंगाल का विभाजन नहीं होना चाहिए था। उस चीज के ऊपर इन्होंने काफी फाइट भी किया था। इस वजह से अब ये तीनों काफी पॉपुलर हुए थे, और इसी बीच बाल गंगाधर तिलक भी काफी पॉपुलर हुए थे। और फिर बाद में जब 1916 की बात हुई, तब जो इंडियन होम रूल मूवमेंट हुआ था, तब ये होम रूल भी इनके अध्यक्षता में, इनके नेतृत्व में ये स्टार्ट हुआ था हमारी कंट्री में। और उसी बीच में अप्रैल 1916 में बेल में एक समझौता, ये होम रूल जो सिस्टम है ये लाया गया था इनके अध्यक्ष, जब ये हेड थे नेशनल कांग्रेस के। और उसी बीच में लखनऊ समझौता भी साइन किया गया था, और जिसके जो हेड थे वो तिलक जी थे, यानी कि बाल गंगाधर तिलक थे, ठीक है, ये आप बोल सकते हो। अच्छा, उसके बाद ये कुछ और भी चीजें जिसकी इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इनका कंट्रीब्यूशन हमारी कंट्री में क्या है। मेनली जो बाल गंगाधर तिलक जो काम किया करते थे वो ये करते थे कि हमारी कंट्री में, क्योंकि डाइवर्स कंट्री है हमारी, और इसके अंदर जो इंग्लिश स्पीकिंग पीपल थे, ठीक है, जो इंग्लिश स्पीकिंग पीपल थे, उनको यूनाइट करके, उनको एक साथ रख करके ये हमारे फ्रीडम मूवमेंट को आगे बढ़ाने में काफी कंट्रीब्यूशन देते थे, ठीक है, जिसमें एनी बेसेंट वगैरह भी इन्होंने भी काफी इनको सपोर्ट किया था। इन लोगों ने मतलब हमारे फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में काफी पार्टिसिपेट किया था और काफी काम किया था। और उस बीच इन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी को 1884 में ये फाउंड किया था, इसकी स्थापना की थी। और ये अपने गोपाल गणेश अगरकर जी के साथ में मिलकर के कुछ लोग थे, ये कुछ लोग पॉपुलर हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र वाले रीजन में गणेश चतुर्थी, यानी कि जिसे गणपति मौर्य से आपने सुना भी होगा इस तरह के नाम, तो जब ये फेस्टिवल जो सेलिब्रेट होता है, इसको पॉपुलर बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। इसके अलावा शिव जयंती, जो कि छत्रपति शिवाजी का जो एक बर्थ एनिवर्सरी है, इसे पॉपुलराइज बनाने में इनका ही योगदान था। वो इस तरह के महोत्सव को यूज करके फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट के लिए लोगों को इकट्ठा करते थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में खड़े हो जाया करते थे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका सी हो गया, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट जो आपको दिए गए थे सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन में आपसे इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क के बारे में पूछा जा रहा है, जिसका शॉर्ट फॉर्म स्मॉल VIN बोला जा रहा है। ये कुछ टर्म है, ठीक है। अब आपसे ये बोला जा रहा है कि ये फर्स्ट स्टेटमेंट, ये सेकंड स्टेटमेंट है और ये थर्ड स्टेटमेंट है। ये तीन स्टेटमेंट है, इनको ध्यान में रखते हुए आपको आंसर चूज करना है कि भी करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है इट ऑब्जेक्टिव इज टू ऑगमेंट द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, यानी कि हमारी कंट्री में एक इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए, सही करने के लिए एक प्रोग्राम है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है इसका इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क का। दूसरा आपसे बोला जा रहा है इट इज
इम्प्लीमेंटेड बाय द WHO इन इंडिया। हमारी कंट्री में ये जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया है ये WHO के द्वारा लॉन्च किया गया हमारी कंट्री में, सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। और थर्ड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है इट मॉनिटर्स द सप्लाई चेन ऑफ कोविड-19 रिस्पॉन्स मटेरियल, यानी कि कोविड-19 के लिए जिस तरह का मटेरियल रिक्वायर्ड होता है, जो भी मेडिसिन या बाकी चीजें, उसको सप्लाई करने का एक चेन तैयार किया जाता है इसके अंदर और उसे मॉनिटर भी किया जाता है। तो ये 3 स्टेटमेंट हो गई। आपको ये बताना है करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग है फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग कि भी फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग है सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। लास्ट ऑफ डी में आपसे बोला जा रहा है 1 2 3 यानी तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको अटेम्प्ट करना। चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। बी का मतलब है फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। पहले हम बात करते हैं गलत स्टेटमेंट क्या है, पहले उसको स्टडी कर लेते हैं, इसमें क्या गलती क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, उसके बाद सही स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो आपसे बोला था वो तो ठीक है, थर्ड भी ठीक है। द स्टेटमेंट आपका सेकंड था जिसमें आपसे ये बोला जा रहा था कि ये जो प्रोग्राम है ये WHO के द्वारा हमारी कंट्री में कंडक्ट किया जा रहा है, ये बोला जा रहा है, जो कि गलत है। बल्कि ये हमारी कंट्री का एक इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है। इंडिजिनियस का मतलब ये होता है कि किसी भी कंट्री के द्वारा खुद के द्वारा कोई भी सिस्टम डेवलप किया जाता है, यानी कि कोई भी एक्सटर्नल हेल्प के बिना, ठीक है, यानी कि खुद का जब कोई प्रोग्राम लॉन्च करता है, टेक्नोलॉजी लेके आते हैं, उसे इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी बोला जाता है, यानी कि WHO का कोई भी रोल इसके अंदर नहीं। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल गलत हो गया। अब बात कर लेते हैं फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट की। तो फर्स्ट में आपको ये बोला गया था ये एक तरह से गवर्नमेंट को सपोर्ट प्रोवाइड करने का एक प्रोग्राम है, ठीक है, जिसे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन का नाम दिया गया, जिसमें हमारे इम्यून सिस्टम को कैसे ठीक ठाक किया जा सकता है, कैसे बूस्ट किया जा सकता है, और रियल टाइम में कैसे इस तरह की इंफॉर्मेशन चेक की जा सकती है कि हमारे पास मटेरियल कितना अवेलेबल है, कितनी रिक्वायर्ड है, और स्टॉक में कितना बचा है, और कहां पे किस पर्टिकुलर प्लेस पे में कितना भी पहुंचाने की जरूरत है। तो इसको मॉनिटर करने के लिए ये ई-विन एक प्रोग्राम लाया गया है, ठीक है। और थर्ड स्टेटमेंट में ये आपसे जो बोला जाता है कि भी ये एक तरह से चेन है, सप्लाई चेन है, ताकि कोविड-19 का जो रिस्पॉन्स है उसके लिए जो मटेरियल रिक्वायर्ड है उसे फुलफिल करने का, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो आप ये बोल सकते हो कोविड-19 को डील करने के लिए हमारी कंट्री में इवन एक प्रोग्राम लाया गया जिसके अंदर हमारे इम्यून सिस्टम को ठीक करने के लिए और उसे मॉनिटर करने की एक्टिविटी है, और साथ ही साथ कोविड-19 से रिलेटेड जो भी मटेरियल और सप्लाई चेन को किस तरह से फॉर्म करना और मटेरियल किस तरह से प्रोवाइड करना, उस तरह की जो एक्टिविटी होती है उसे ये हमारी कंट्री में मॉनिटर करना और उससे सप्लाई को प्रोवाइड करने का ये टेक्नोलॉजी या प्रोग्राम आप बोल सकते हैं, जिसे इंडिया यानी कि हमारी कंट्री ने खुद से डेवलप किया है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी यानी कि फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन। द डेमो 2 मिशन वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज वाज लॉन्च बाय। अब आपको ये बताना है ये डेमो 2 मिशन जो है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका शॉर्ट में नाम है नासा, यानी कि डेमो 2 मिशन नासा का एक मिशन है, या बोल सकते हैं इसे नासा ने लॉन्च किया है। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है इसरो, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसने इसे लॉन्च किया है। और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है CNSA, यानी कि चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इन्होंने इसे लॉन्च किया है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जिस शॉर्ट में ESA भी बोला जाता है। तो ये 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं। अब आपको ये बताना है कि डेमो 2 मिशन के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए का मतलब ये हुआ कि ये जो प्रोग्राम है इसे नासा के द्वारा, जो कि अमेरिका यानी USA की स्पेस एजेंसी है, उसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। ये नासा की स्पेस एजेंसी है जिसने इसे लॉन्च किया है, जिसका नाम है डेमो 2 मिशन। डेमो 2 मिशन एक्चुअल में एक इस तरह का प्रोग्राम है जिसके अंदर कि भी किसी भी, जैसे नासा के साथ साथ SpaceX जो कि एक प्राइवेट सेक्टर की एक स्पेस कंपनी है, इन दोनों ने मिलकर के अभी मई 30, 2020 को ये कैंडी स्पेस सेंटर से, जो कि अमेरिका के अंदर फ्लोरिडा जिनका स्टेट है, प्रोविंस है, वहां से इन्होंने एक स्पेस मिशन लॉन्च किया है, जिसके अंदर ये किया जाता है कि एस्ट्रोनॉट को जो इंटरनेशनल स्पेस मिशन है, स्पेस स्टेशन जो है वहां पर ये लोगों को भेजते हैं इसके अंदर, और इन्होंने भी भेजी है। यानी कि आप ये बोल सकते हो अभी तक क्या होता था, सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर के जितने भी हैं स्पेस कंपनीज, जैसे वहां के जो डिपार्टमेंट है वो ये काम करती थी, लेकिन अमेरिका ने भी ऐसा काम किया है कि अमेरिका की USA की जो नासा है,
नासा ने ये काम किया है कि अपने साथ प्राइवेट सेक्टर की जो एजेंसी है जिसका नाम है स्पेस एक्स, दोनों ने मिलकर के एक स्पेस क्राफ्ट तैयार किया और इसे लॉन्च भी किया है, और जिसके अंदर एस्ट्रोनॉट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक भेजा है, और इसी का नाम रखा गया है डेमो 2 मिशन। तो करेक्ट आंसर जो हो गया वो ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, तो ये तो था आपके लिए क्वेश्चन। अब आपको ये बताना है कि ये जो चारों एजेंसी है, चारों एजेंसी काफी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप नासा की बात कर लीजिए, चाहे आप इसरो की बात कर लीजिए, या CNSA की बात कर लीजिए, या फिर ESA की बात कर लीजिए। आपको ये बताना है कि ये जो चारों इंस्टीट्यूशन है, ये चारों जो एजेंसी है, ये स्टैब्लिश्ड कब हुई थी, ये आपको बताना है। ठीक है, यानी कि इन सबकी स्टैब्लिशमेंट की डेट आपको बताना है। साथ ही साथ आपको ये बताना है इसके करंट हेड कौन है, इन सारे इंस्टीट्यूशन के करंट हेड कौन कौन है ये आपको बताना है। सारे इंजीनियरिंग, मतलब हमारी कंट्री का तो इसरो है सिर्फ, लेकिन बाकी आपको दूसरी कंट्री का भी पता होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि फर्स्ट हेड कौन से थे। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। करंट हेड बताना है, फर्स्ट हेड कौन थे इसके ये बताना है आपको, और इसके अलावा आपको ये बताना है कि ये स्टैब्लिश्ड कब हुए थे सारे इंस्टीट्यूशन। तो इससे आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि कौन सी स्पेस एजेंसी पुरानी है और कौन सी नहीं है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना है, वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। ठीक है, वीडियो लाइक करिएगा और अपने बाकी फ्रेंड में से शेयर भी जरूर करिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही।